नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है पाकिस्तान के आउटगोइंग चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने। उन्होंने तो कह दिया कि 1971 में जो 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ पर जो सरेंडर किया था, वो एक्चुअल में पाकिस्तानी सेना की हार नहीं थी। वो तो उस समय की जो राजनीतिक उनकी जमात थी या जिनके हाथों में सत्ता थी, उनकी विफलता का परिणाम था कि पूर्वी पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बन गया। और हमारी जो सेना थी उसको, मतलब, उन्होंने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनी वो राजनीतिक विफलता के चलते बनी हैं। इस पर बहुत सारे लोग मतलब बहुत हैरानगी व्यक्त कर रहे हैं। वो तमाम तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि 92,000 सैनिक नहीं थे, केवल 34,000 थे। बाकी तो अन्य डिपार्टमेंट से जोड़े गए थे, वहाँ भेजे गए थे। और भारत की सेना तो 2-2.5 लाख के आसपास थी। मुक्ति वाहिनी के लोग भी प्रशिक्षित थे, इसलिए ये सब हुआ। मतलब कहने का ये है कि अपनी विदाई के अवसर पर वो पाकिस्तानी सेना की जो विफलताएं रही हैं, हार रही हैं, उनको एक तरीके से कमतर आंक करके और पाकिस्तानी सेना को ग्लोरीफाई करने की चेष्टा कर रहे हैं। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ की पाठ्य पुस्तकों में भी गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, लड़ाइयों को लेकर के, युद्धों को लेकर के। पाकिस्तान की सेना कुल मिलाकर के 5 युद्ध लड़ी है और सभी हारी है। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल अश्वनी सिवास सर जुड़ रहे हैं। सिवास सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवास सर, ये तो सफेद झूठ है जो कुछ कमर बाजवा ने कहा है अपनी विदाई के अवसर पर। मतलब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि झूठ बोलने का रीजन भी है, क्योंकि जिस प्रकार से जनरल बाजवा ने झूठ बोला है और वो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस फौज के साथ उन्होंने 40 साल से ज्यादा नौकरी की है और उस फौज के साथ वो लॉयल हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि वो एक बहुत ही इनविंसिबल फौज है, मतलब जो जिसने हार नहीं मानी। मगर सच्चाई तो विपरीत है इसके कि पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से आप बता रहे थे 5 युद्ध लड़ी है, चाहे वो 1947 का है, 1965 का है, 1971 का है, 1999 का है, और जो टेररिज्म के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ रही है, उसमें हार ही मिली है, उसको कभी जीत नहीं मिली। और विडंबना ऐसी है कि जो वहां पर हिस्ट्री बुक्स हैं, जो पढ़ाया जाता है, वो अवाम को गलत चीज बताई जाती है। और वो इस तरीके से, चाहे वो 65 की लड़ाई या 71 की लड़ाई, दोनों लड़ाइयों को वो अपनी जीत बताते हैं किसी तरीके से, असली चीज को छुपाते हैं। अगर हम 1971 में ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई को देखें, तो ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो कम से कम 2.5-3 लाख थी शुरू में, जो कि बांग्लादेश के अंदर थी। और उसके बाद करीब करीब 1.5 लाख लड़ते रहे थे ये, और उसके बाद 30 से 40 हजार बार निकले थे ये, और 93,000 जो है कैदी बने। अब जो 93,000 जो कैदी बने, जब इन्होंने 25 मार्च 1971 से जिस प्रकार से एक एट्रोसिटीज करनी स्टार्ट की थी बांग्लादेश में, जिस प्रकार से इन्होंने औरतों का रेप किया, मर्डर किया, लूट किया, और जिस प्रकार से करीब करीब 102 करोड़ के शरणार्थी जो भारत के अंदर आए और 10 से 15 लाख के करीब सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। और उस समय बड़ा आक्रोश था बांग्लादेश की आवाम में, और उनके हाथ ये लग जाते 93,000 फौजी, तो इनकी क्या हालात होती।
हुआ क्या कि जब ये 93,000 फौजियां लड़ रहे थे, तो उस समय भारत की फौज ने एक मास्टर मूव किया। सबसे पहले जो बदलाव किया कि रीच ढाका एट द अर्लीस्ट, मतलब कि ढाका सबसे पहले पकड़ा जाए। और ढाका को पकड़ना इतना आसान नहीं था। मेघना नदी के ऊपर जिस प्रकार से पैरा ड्रॉप किया 2 पैरा यूनिट ने, और कुछ हमारे जहाजों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया जाके उस जगह पर जहां पर जनरल क्याजी कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। ये एकदम हक्के बक्के रह गए, और जो साइकोलॉजिकल वारफेयर किया गया इनके ऊपर, उससे भी एक प्रकार से मनोबल तोड़ दिया गया पाकिस्तान आर्मी का। मैं ये कहता हूं आज भी पाकिस्तान आर्मी के पास 3 से 4 महीने की लड़ने की क्षमता और काबिलियत थी। उनके पास हथियार थे, असला था, वेपन थे, एम्यूनिशन थे, मगर गुर्दा नहीं था। मगर उन्होंने भारत की फौज के सामने घुटने टेक दिए। उनको डर था कि अगर वो उनको भारत की फौज ने अवाम को दे दिया बांग्लादेश की, तो उनका क्या होगा। तो ये डर के कारण वो लड़ भी नहीं पाए। और ये सच्चाई है कि जो 1971 की लड़ाई में ईस्टर्न पाकिस्तान में हुआ, वो हिस्ट्री बताती है साफ सुथरे शब्दों में, पाकिस्तान की आर्मी ने कोई कोशिश नहीं की जीतने की, वो हारते चले गए। और भारत की फौज जहां बांग्लादेश में ही नहीं, जो ढाका में पहुंची थी, तो करीब करीब 1 बटालियन की थी। और जब वहां पर ज्यादा कम से कम 2 ब्रिगेड डिप्लॉयड थी पाकिस्तान आर्मी की, इसका मतलब पाकिस्तान आर्मी की नफरी कम से कम 6 से 7 गुना ढाका में थी जब भारत की फौज वहां पहुंची है। इसके बावजूद भी वो लड़ नहीं पाए और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सच्चाई है कि 93,000 ये फौजी थे, ये सभी के सब डिफेंस के ऊपर से पे लेते थे। और ये भी सच्चाई है कि भारत की फौज ने जैसा बताया वैसा किया। इसका मतलब जब वो कैदी बना लिए गए, जिनेवा कन्वेंशन के तरीके से कार्रवाई की गई, उनको बांग्लादेश से लाया गया। बांग्लादेश में मुक्ति पानी चाहती थी कि इन सब को हैंडओवर किया जाए बांग्लादेश में, और इनके ऊपर एट्रोसिटीज के लिए और वार क्राइम के लिए इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं, जैसे जर्मन के साथ चलाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मगर ऐसा भारत ने नहीं होने दिया, क्योंकि भारत की फौज जो है एक प्रोफेशनल आर्मी, वो नहीं चाहती ऐसा करे। और आज जो जनरल बाजवा बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस मुंह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो अपने देश को छुपा, अपना जो पाकिस्तान आर्मी के जो एक प्रकार से नाकारा काम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एक पोचा लगा रहे हैं। ये हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान की आर्मी की बहुत बुरी हार हुई थी इस पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने 93,000 के करीब जो सैनिक थे, उन्होंने भारत की फौज के सामने घुटने टेक दिए, हाथ खड़े कर दिए और अपने वेपन ले डाउन कर दिए थे चौधरी साहब। और जनरल साहब, कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने और जो उस समय की हुकूमत थी उसने भी बांग्लादेशियों पर किस कदर अत्याचार किए थे। खुद आपने अभी जिक्र किया है कि महिलाओं के साथ रेप, ब्रूटली उनकी हत्या किया जाना, लाखों लोगों को मार डाला गया था, लाखों लोग वहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए थे, उन पर उर्दू थोपी जा रही थी जबकि वो बांग्ला भाषी थे। कई तरह के अत्याचार उन पर किए जा रहे थे। और जब ये इतना बड़ा एक तरीके से विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना ने किया बाद में, और वो भी क्यों किया ये भी हम सब जानते हैं, क्योंकि जो शरणार्थी आ रहे थे लाखों की संख्या में, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गए थे भारत के लिए। तो भारत ने तो पूरी दुनिया को एक तरीके से इस पर सहमत किया था, उनको जानकारी दी थी कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इन सब तथ्यों को कैसे छिपा सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के आउटगोइंग चीफ? हाँ, देखो बिल्कुल, देखो सच्चाई ये बात है, जब पाकिस्तान और भारत 2 देश अलग-अलग बने थे, तो पाकिस्तान के 2 हिस्सों में था, एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान में ये पूरा ईस्ट बंगाल था, जो बंगाली मूल के लोग थे, मगर वो जो थे मुसलमान थे ज़्यादातर।
और उधर वेस्ट पाकिस्तान जो था वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया पंजाब का, बलूचिस्तान तो बाद में मिला, स्पेशली सिंध का इलाका था। तो हुआ क्या कि जब जैसे ही आज़ादी मिली तो इनके बेसिकली एक प्रकार से लैंग्वेज थोपने की कोशिश की गई ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। जिस प्रकार से जिन्ना साहब वहां पर 1948 में गए तो उन्होंने ये बोला वन नेशन वन लैंग्वेज, और ये एक बीज बोया गया था इंडिपेंडेंस का। तो बंगाली जो थे एक बड़े रिस्पेक्टेड और बहुत ही ऐसे लोग हैं जो कि अपनी भाषा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम बंगाली को नहीं छोड़ेंगे और हम नहीं चाहेंगे उर्दू थोपनी चाहिए। और वहां से स्टार्ट हुई थी ये जो प्रतिक्रिया, जहां पर ये दिखाया गया था किस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था पाकिस्तान का, वहां के रिसोर्सेज उठाए जाते थे और वेस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल होते थे, और ईस्ट पाकिस्तान गरीब से गरीब बनता जा रहा था। और ये सच्चाई है कि 1970 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें अवामी लीग जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। इसके बावजूद भी शेख मुजीबुर रहमान को पावर नहीं दी गई। वो बोलते कि हम जो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली हैं उसके अंडर कभी नहीं रहेगा वेस्ट पाकिस्तान। तो ये एक सच्चाई है कि किस प्रकार से एक लैंग्वेज थोपी जा रही, किस प्रकार से उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जा रहे, किस प्रकार से उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है। तो विद्रोह तो होना ही था और इसीलिए ये विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने जो अट्रोसिटीज वहां कमिटेड किए हैं वो तो आज तक किसी भी फौज ने नहीं की। जिनेवा कन्वेंशन के विरुद्ध। और विडंबना एक और है कि उस समय ऐसे देश जो कहते हैं कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका, वो पाकिस्तान की इसके साथ खड़ा था। उसने भारत के विरुद्ध सेवंथ फ्लीट भेज दिया था अरेबियन सी में। तो ये सच्चाई है कि उस समय बहुत ही अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कि भारत ने फिर भी बहुत ही ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि सच और झूठ के बीच की थी, जो कि थी जो लोगों के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था, भारत ने उसकी मदद की। और ये हुआ क्या कि जब पाकिस्तान की आर्मी वहां गई है और उसने जिस प्रकार से एट्रोसिटीज कमिटेड की हैं, वो तो मतलब कि आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि जिस प्रकार की औरतों के साथ रेप किया गया, लूट, मर्डर, करीब 15 से 20 लाख लोगों को मौत के घाट, 2 करोड़ के करीब शरणार्थी भारत में आई। उस समय बहुत हालात खराब थे, सिचुएशन खराब थी, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो एक प्रकार से वहां पर ये कह सकते हैं बांग्लादेश के अंदर एक अत्याचार के अलावा एक अपने आप को प्रोटेक्टर कह रही थी। और ऐसे में भारत की आर्मी का जाना बहुत जरूरी था, और भारत की आर्मी ने जो ट्रेन किए मुक्ति बाहिनी, उनके साथ मिलकर यह कार्रवाई की। अगर पाकिस्तान की आर्मी हथियार नहीं डालती तो पाकिस्तान की आर्मी 3 से 4 महीने आराम से लड़ सकती थी। उनके पास इतना वेपन, हथियार और असला था, मगर गुर्दा नहीं था, डर था, और वो लड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जनरल बाजवा इस बात को कबूल करते? क्यों नहीं अपनी आवाम को बताते कि पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक कोई भी युद्ध नहीं जीता है, और वो जाते जाते एक सफेद झूठ बोल गए कि ये लड़ाई जो थी, ये हार पाकिस्तान की आर्मी की नहीं, पॉलिटिशियंस की थी। ये मैं मानता हूं गलत जो पॉलिटिशियन डिसीजन दिए गए, मगर ये भी सच है कि पाकिस्तान की आर्मी, जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी कहती है अपने आप को, उसने जो कार्रवाई की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश जो आज है वो जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन, और जब लड़ाई की बात आई तो उन्होंने 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने एक प्रकार से हथियार डाल दिए, और डाले इसलिए क्योंकि वो डर गए, और उनके पास गुर्दा नहीं था लड़ने का। वो लड़ सकते थे, उनके पास हथियार, असला सब था। और जब भी हमारे ट्रुप्स पहुंचे ढाका में तो उसकी नफरी 1 बटालियन से कम थी, उससे ज्यादा 6 गुना वहां पर डिप्लॉयमेंट थी पाकिस्तान आर्मी की, मगर वो लड़ नहीं पाए। एक साइकोलॉजिकल वार भारत ने बहुत अच्छा खेला, और जिस प्रकार से मेघना
नदी के ऊपर से हमने पैरा ड्रॉप कर दिया, जिस प्रकार से हमारे टैंक मैन्यूवर किए, जिस प्रकार से हमारे हवाई जहाज जाके बम्बार्डमेंट कर दी पार्लियामेंट हाउस जो था ढाका के अंदर, जहाँ पर न्याजी साहब एक प्रकार से मीटिंग ले रहे थे, उससे वो बिल्कुल घबरा गए और इसलिए उन्होंने हाथ खड़े किए। तो ये सच्चाई इनको पेश करनी चाहिए, जो चीज़ असली में हुई। जिस प्रकार से अब जनरल बाजवा साहब ये कह के गए हैं, ये तो सच्चाई है किसी तरीके से कि ये झूठ बोला जा रहा है, मगर दुःख की बात ये है कि हिस्ट्री बुक्स में भी कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता पाकिस्तान में, ऐसा ही कुछ पढ़ाया जाता है 65 वॉर में। अगर आप देखें 65 वॉर की विक्ट्री को वो एक प्रकार सेलिब्रेट करते हैं, जबकि पता है खेमकरण में क्या हुआ, लाहौर तक भारत की फौज पहुँच गई थी, कितना इलाका भारत ने कब्जा कर लिया था। तो ये तो सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी का वजूद है कि वो इतना ज़्यादा पैसा खाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, मगर आज तक उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं जीती है। चौधरी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। और आप में से बहुत सारे दर्शकों को जानकारी होगी, 3 दिसंबर को वो युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को समाप्त हो गया था। केवल 13 दिन में पाकिस्तानी फ़ौज ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान कभी भारत से शिक्षा लेने को तैयार नहीं हुआ है और यही वजह है कि वहाँ पर आर्मी हावी रही है। भारत में लोकतंत्र फला-फूला है। भारत में लोकतंत्र क्यों फला-फूला है? क्या कभी पाकिस्तान के शासकों ने, वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने और सेना के प्रमुखों ने सोचा? क्योंकि भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, अलग-अलग राज्यों में जो मातृभाषा बोली जाती है, उसको लोग सम्मान के साथ, गर्व के साथ ना केवल बोल सकते हैं, बल्कि उनके पाठ्यक्रम भी उन भाषाओं में ही होते हैं और वो उन्हीं को पढ़ कर के आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी राज्य पर या किसी भी मातृभाषा जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो या पंजाबी हो, कभी उन पर ये थोपा नहीं गया कि आप हिंदी ही एकमात्र भाषा बोलिए और बाकी को आप उठा करके खूंटी पर टाँग दीजिए। और भारत में कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो कभी भाषा को लेकर के किसी तरह का विद्रोह भी नहीं हुआ, कोई आंदोलन भी नहीं हुआ और भारत एक लोकतंत्र के रूप में फल-फूल रहा है। और भारत की जो ये विशेषता है जनरल साहब, पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं वहाँ पर कई प्रांतों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर के असंतोष के भाव देखने को मिलते हैं हम लोगों को। हाँ, बिल्कुल। देखो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने हिस्से हैं उनमें सब में अलग-अलग प्रॉब्लम आ रही। अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया था। वो कभी नहीं मिलना चाहते थे जो कलाट का रीजन है और आज 10 से 12 हज़ार तो यूथ वहाँ से मिसिंग है। ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर तक जाता है वहाँ बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो चीन उसका फ़ायदा उठा रहा है और इसी प्रकार सिंध की मूवमेंट तो एमक्यूएम की मूवमेंट को कौन भूल सकता है? वो सिंध तो चाहता नहीं था कि पाकिस्तान का हिस्सा रहे, तो आज सिंध में भी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी चली हुई है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पश्तून हैं, वो समझते हैं कि वो एक प्रकार जो अफ़गानिस्तान में पश्तून उनके साथ हैं। वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं, वो नहीं मिलना चाहते पाकिस्तान में और जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है उसकी तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहां ना बिजली ना पानी ना सड़कें, भारत का जम्मू और कश्मीर कहाँ निकल गया। इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में शिया पॉपुलेशन जो हमारे कारगिल बटालिक जैसी है उनको वो सेकंड क्लास सिटीजन के साथ साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। वहां से भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और सारे रिसोर्सेज जो है चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो सच्चाई है पाकिस्तान के 4 टुकड़े कभी भी हो सकते हैं। एक तरफ जाएगा बलूचिस्तान, सिंध जाएगा, पंजाब के अलावा रह जाएगा एक खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत के अंदर मिलना चाहते हैं और मुझे लगता है वो जिस प्रकार से अभी भारत के
जो आर्मी कमांडर हैं नदन कमांड के जनरल द्विवेदी, उन्होंने एक प्रकार से साफ-सुथरे शब्दों में बोल दिया कि भारत की फौज इसके लिए तैयार है, जिस दिन पॉलिटिकल डिसीजन दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से हम कर देंगे। तो ये एक असलियत है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमिकली बड़े पुअर है और इसके रीजन एक सबसे बड़ा है ओवर मिलिटराइजेशन। अगर आप देखें पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ के करीब है और हमारी करीब-करीब 135 करोड़ है। इसका मतलब 1/8 है। उसके बाद अगर आप देखें इनकी इकोनॉमी 1/11 है भारत से। उनकी जो एरिया है 1/7 है। मगर उनकी जो आर्मी है वो 80% है भारत के। 75 से 80%। इतनी बड़ी आर्मी इतने छोटे देश में कर क्या रही? तभी तो सब कहते हैं कि ऑल अदर कंट्रीज हैव आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के पास कंट्री है। ये वहाँ है तो इसलिए ये जो फौज है अपना वजूद करने के लिए भारत के साथ रिलेशन खराब रखती है कि किसी तरीके से वो अपना वजूद रखें, अपना जो पैसा है खर्च करना इतनी बड़ी आर्मी को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो? तो ये सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर कभी डेमोक्रेसी फूल बनी नहीं। जो उनके 75 साल में से आधे से ज्यादा टाइम में फौज ने रूल किया है, या तो फौज ने डायरेक्ट रूल किया है या अब जिस प्रकार से नए तरीके से हो गए हैं कि रूल तो करेगी गवर्नमेंट दिखने के लिए मुखड़ा है, पीछे से फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों सारे जो भी लीडर्स हैं वर्ल्ड के वो इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी जाते हैं जीएचक्यू हेडक्वार्टर में। तो सच्चाई है पाकिस्तान को लेसन सीखना चाहिए भारत से। एक बहुत बड़ी स्टेबल डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रही है, फास्टेस्ट जो मूविंग इकोनॉमी है आज की तारीख में। अगर भारत के साथ वो अच्छे रिलेशन करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सीखने के अलावा फायदा भी बहुत हो सकता है। पर लगता नहीं कि ये जो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान का ये हालात है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान चला हुआ है, ये टाइम दूर नहीं कि जब इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे और पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में मिल जाएगा। चौधरी साहब। जनरल शिवाज सर, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कई विषयों पर आपने अपने विस्तृत बयानों से हमें अवगत कराया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी, हाँ, मेहरबानी चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।